हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ करंट कैरिंग कॉइल। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना सीखे हैं और उस पर डिफरेंट न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। उसको आप प्रीवियस लेक्चर में जा करके देख सकते हैं। अच्छा, हमने स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली है और अब जो करंट कैरिंग कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, ये दोनों बायो-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। क्योंकि इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं उसमें हम बायो-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये उसका एप्लीकेशन कहलाता है। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है बच्चों, ओके। पहली बात यहाँ ध्यान रखना कि इसमें मैं ये केस बताने जा रहा हूँ कि इसमें जो पहले मैं करंट कैरिंग कॉइल लूँगा उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स 1 होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ there is only one turn, there is only one turn in given coil, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे जो है वो n टर्न बढ़ा करके उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पर एक रिंग बनाना है और उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आइए मैं यहाँ पर एक कॉइल बना देता हूँ। पहले ये बच्चों एक कॉइल है, ये एक कॉइल है और इस कॉइल की ये एक्सिस होती है जो इसके सेंटर से होकर के जाएगी। ये इसके सेंटर से होकर के जा रही है, ये एक्स एक्सिस है, हम इसको एक्स एक्सिस ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी? माइनस का एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। ये कौन सी है? प्लस का एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा। अब ये यहाँ पर ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी? तो आपको मालूम है कि ये वाली अगर x है तो ये वाली माइनस का y और ये वाली जो है वो प्लस का y एक्सिस होगी। इसमें कितने टर्न्स रखने हैं बच्चों? 1 टर्न रखते हैं। तो देखो इसमें हमने एक ही टर्न रखा हुआ है। ये इसका एक सेंटर पॉइंट है, इसको हम C नाम दे रहे हैं। कॉइल की जो रेडियस है उसको हम A ले रहे हैं। ठीक है, कितनी बच्चों? A ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा। अब एक्सिस है, ये कॉइल की क्या है? एक्सिस है, जो सेंटर से होकर जा रही है। ये कॉइल की क्या है? एक्सिस है। हमको इसी कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मगर मैग्नेटिक फील्ड बनाता कौन है? तो आंसर है करंट बनाता है। तो इसमें एक करंट फ्लो करते हैं। ये रही इसमें फ़्लो होने वाली करंट, ये है इसमें फ़्लो होने वाली करंट। ठीक है, ये इसमें करंट है, ये इसमें है करंट। अच्छा, तो इस करंट की वजह से ये जो कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है, इस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। यहाँ पर इसके एक्सिस पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमको कैलकुलेट करना है। तो हम सपोज़ कर लें कि इस कॉइल से x दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों? x दूरी पर कोई एक पॉइंट P है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या? P। और हमने कहा कि इस कॉइल की वजह से यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालिए। मगर किसका इस्तेमाल करना है? बायो-सेवर्ट लॉ का। किसका इस्तेमाल करना है यहाँ पर? बायो-सेवर्ट लॉ का। बायो-सेवर्ट लॉ का इस्तेमाल करना है। तो बायो-सेवर्ट लॉ बच्चों पता है आप लोगों को कि यहाँ पर अगर ये एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले लें DL और इसमें फ़्लो होने वाली करंट अगर I ले लें तो IDL की वजह से यहाँ पर कितना एंगल बनता है? थीटा। और यहाँ पर जो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो DB, छोटा सा सेक्शन है ना, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड μ0/4 पाई I बच्चों I DL और साइन थीटा अपॉन कितना? r²। ये थीटा किसके बीच का एंगल होता था ये जानने की ज़रूरत है। तो थीटा जो है वो बच्चों होता था r
ये देखो ये R होता है, इस R और DL क्या है ये, तो R और DL के बीच का ये एंगल है थीटा। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अगर ये यहाँ होता, अगर ये DL सेक्शन है और ये ऐसे होता तो कितना एंगल बनता, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या रख देते हम, थीटा की जगह क्या रख देते, 90 डिग्री। किस केस में, जब R ऐसा होता, मतलब P पॉइंट यहाँ होता, DL के साथ जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाता तो। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रहेगा, यही फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। अच्छा, अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन जो हमने बना रखी है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है। ये जो करंट की डायरेक्शन बना रखी है, इसमें ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये करंट की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, किधर है, क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है, ये कन्फ्यूज़न इसमें सबसे बड़ा है। क्योंकि जब तक आप इसमें करंट की डायरेक्शन नहीं निकालेंगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो बनेगी उसकी डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे। मेरी फिर से बात सुनिएगा, जब तक आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि इसमें करंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तब तक आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं निकाल पाएंगे कि किधर होगी एग्जैक्टली डायरेक्शन। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा एक अरेंजमेंट बनाया है। ये एक सिंपल सा अरेंजमेंट है, ये देखिए, ये आपके सामने जो दिख रहा है ये ऐसा। ठीक है बच्चों, ये ऐसा। अब इसमें आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो माचिस की जो तीलियां लगी हुई हैं, इसका ये जो हेड जो पॉइंट है, ठीक है, जिसमें मसाला लगा हुआ है, इसको आप डायरेक्शन मानिए करंट की। और ये ब्लैक वाला जो है ये है वायर, और ये जो तीलियां मैंने बना रखी हैं ये इंडिकेट कर रही हैं करंट की डायरेक्शन को। दिख रहा है आप लोगों को, ठीक दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये करंट की डायरेक्शन को दिख रही है। अच्छा, इसकी एक्सिस कहाँ पर होगी, तो इसके सेंटर से जो पास होगी लाइन वो इसकी एक्सिस कहलाएगी। अच्छा, अब आप देखिए कि ये कन्फ्यूज़न ज़रा यहाँ से दूर करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कॉइल ऐसे रखी, देखो इसमें करंट इधर की तरफ है ना, ये करंट नीचे जा रही है, इधर जा रही है, इधर ऊपर जा रही है, इधर ऐसे जा रही है। तो ये क्या आपको ऐसे नहीं दिख रहा है बच्चों, ऐसे देखो, इसमें ये करंट किधर जा रही है, देखो ऐसे दिखा देता हूँ। ये करंट देखो एरो किधर बना, नीचे, तो इसमें ये किधर बना है, नीचे। इधर ये करंट इधर जा रही तो ये ऐसे, यहाँ करंट ऊपर जा रही तो देखो ये ऊपर, इधर करंट इधर जा रही तो देखो नीचे। बिल्कुल एग्जैक्टली ये सही बैठ गया। अच्छा, तो ये कॉइल ऐसे नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसे हम बनाएंगे तो ये एक्सिस किधर जाएगी, बाहर की तरफ। और मेरी मजबूरी है कि मैं यहाँ पर एक्सिस खींच करके और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं दिखा सकता, मुझे 2D में ड्रॉ करना है। तो इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ, मतलब ऐसे जो है एक्चुअल में वो ऐसे है। ये देखिए यहाँ, अब मैंने बनाया आपको भाई, ये जो ऐसे आप देख रहे हो, ये जो यहाँ देख रहे हो, इसको मैं जादू से निकाल के दिखाता हूँ। देखो ये ऐसे है, ये देखिए ऐसे बन गई। अब बताइए, अब आप बताइए, इसमें करंट नीचे है तो ये देखो करंट नीचे जा रही है, इसमें करंट ऊपर है, देखो करंट ऊपर जा रही है, इसमें करंट जो है ये बाहर की तरफ आ रही है। ये जो करंट है ये किधर आ रही है, बाहर की तरफ। ये देखो ये वाला इंडिकेट बता रहा है बाहर किधर आ रही है, बाहर की तरफ। और ये इसमें ये जो करंट है बच्चों, ये करंट किधर जा रही है, अंदर की तरफ। अब आप मुझे बता सकते हैं कि अब तो आपको कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से कि ये वाली करंट किधर है, अंदर की तरफ। ये वाली करंट किधर है, देखो बाहर की तरफ। ये वाली करंट किधर है बच्चों, सॉरी, ये वाली करंट किधर है, ये वाली। और ये वाली करंट यहाँ, ये देखो ये ऐसे, देख रहे हैं ना ये। और इसको ऐसे गिरा दीजिए तो देखिए ये बिल्कुल ऐसा बन गई जैसे है, दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो इसको मैं ऐसे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब ये कॉइल हो गई यहाँ पे, और ये इसका एक्सिस हो गया, और ये पॉइंट पी, इसके एक्सिस पर ये पॉइंट पी है। अब यहीं पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर इसमें करंट की डायरेक्शन पता चल गई, बताओ कौन सा वाइज है, क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो ये घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि घड़ी की जो सुई होती है वो ऐसे चलती है और इसमें करंट तो ऐसे दौड़ रही, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये करंट इसमें किधर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। यहाँ पर करंट किधर है, पहली चीज़ ये करंट किधर जा रही है, डॉट बना दे, डॉट बना दे मतलब बाहर। इसमें करंट किधर जा रही है, क्रॉस, मतलब अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो इसमें करंट बाहर की तरफ है, देखो करंट बाहर की तरफ है, और इसमें करंट अंदर की तरफ है, ये वाली करंट अंदर की तरफ है। तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। मगर कौन सी थ्योरी लगानी है, बायो-सेवर्ट लॉ का। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको इसका छोटा सा सेक्शन कट कर लेना है। और वो छोटा सा सेक्शन कौन सा होगा, आंसर है DL सेक्शन होगा, DL सेक्शन होगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको, मगर अगर ध्यान से लेक्चर को कई बार आप रिपीट कर करके सुनेंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, बस इसको थोड़ा समझने के लिए है, अगर समझ लोगे ना तो फिर कैलकुलेशन तो फिर आसान है ही है। देखिए फिर से, तो ये यहाँ पर ऐसे इस तरह आप देख रहे हैं, ये नीचे, ये
इधर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये इधर की तरफ, बिल्कुल वैसे ही बना, मगर एग्जैक्टली ये ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे, यहाँ देखिए ये। तो ये करंट किधर जा रही है? आपकी तरफ। ये नीचे ये वाली करंट जो है किधर जा रही है? अंदर की तरफ। ये ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने कहा कि ये जो कॉइल है, इसका ये जो ऊपर का सेक्शन है बच्चों, यहाँ से एक छोटा सा सेक्शन कट करना है डीएल, क्योंकि किसका नियम लगाना? बायो सेवर्ट लॉ का। तो इसका ऊपर का छोटा सा सेक्शन क्या है? डीएल, और इसमें करंट कितनी है? आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये माचिस की तीली जो है, ये माचिस की तीली जो है, इसको करंट अगर मान रहे हैं तो ये माचिस की तीली जितने वायर में है, देखिए ये इतने वायर में है, इसी को डीएल मान लें। अरे यार, ये वायर की जो तीली है, ये वायर की जितनी बड़ी तीली है, इसी का एक छोटा सा सेक्शन क्या मान लें बच्चों? डीएल मान लें। पक्का? देखिए माचिस की तीली जितनी बड़ी है, वायर की उतनी ही लेंथ को हम क्या मान लें? डीएल मान सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये रहा डीएल, ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी क्या है? रेडियस है। ये क्या है बच्चों? रेडियस है। तो सेंटर से यहाँ की रेडियस बन जाएगी आर। अच्छा, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो डीएल की वजह से, इस डीएल की वजह से यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इसको यहाँ से मिला दोगे, ये आर कहलाएगा। अब ये क्या जाना पहचाना नहीं है? बिल्कुल है। ये देखो, ये वायर था, यहाँ पर करंट आई थी, इसका सेक्शन कितना था? डीएल सेक्शन था। तो मैंने कहा था यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ से इसको मिला देते थे। ये एंगल कितना बनता था? थीटा। ये एंगल किसके बीच का था? आर और किसके बीच का? डीएल के बीच में। अभी मैंने बताया इसको, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी लिख देते थे बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी लिख देते थे? dB = μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन कितना? r²। ठीक है, बात समझ गए? अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए क्या बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आनी चाहिए। तो इसमें करंट की डायरेक्शन किधर है बच्चों? ऊपर की तरफ है। तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर देते हैं और यहाँ पर इस पूरे पंजे को इधर इशारा कर देते हैं, इस तरफ इशारा कर देते हैं इसका पंजे का। तो अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होता है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये आर होती है, तो इसका जो टेंशन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। और ये हमेशा इसके साथ कितने डिग्री बनाता है? 90 डिग्री का। ये आप पहले ही जानते हो। आर के साथ में मैग्नेटिक फील्ड किधर बनाता है? आर के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितने डिग्री बनाता है? हमेशा 90 डिग्री। आर के साथ में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना बनाता है? 90 डिग्री। ध्यान से सुन लीजिए, देखिए यहाँ पर जो करंट है वो किधर, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर जा रही है? अंदर की तरफ। और ये है आर, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री बना। आर और डीएल के बीच का जो एंगल होता है, आर और डीएल के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। अब आप बोलोगे आर और डीएल के बीच का यहाँ का एंगल आपने थीटा लिखा है, ठीक है, आर और डीएल के बीच का एंगल थीटा लिखा है। तो बच्चों ये आर और डीएल के बीच का एंगल कितना है? थीटा डिग्री। आर और डीएल के बीच का एंगल कितना है? थीटा डिग्री। मगर मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ आई है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आई है, ये और आर के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है? ऑलवेज कितना होता है? वो होता है 90 डिग्री। देख लीजिए हमेशा भाई, आर की डायरेक्शन में जब इसको करोगे टेंशन ये बताएगा तो हमेशा तो 90 डिग्री बनेगा। देख लो, ये आर और ये 90 डिग्री। अरे ये आर, ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कितना बनाएगा? 90 डिग्री। पक्का? अच्छा, तो बच्चों ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डीएल है, इसमें करंट आई है, तो बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन पूछना है। तो ये क्या है? आर। आर के हमेशा, आर से, आर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा कितना बनता है? 90 डिग्री। तो देखो ये है आर और यहाँ से बना दो 90 डिग्री ये बाहर की तरफ। अब ये एग्जैक्टली 90 बना है कि नहीं बना, ये आप ध्यान में रखिएगा इसको, डीबी। मगर बनेगा तो यही, आर और डीबी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। ऑलवेज होता है ये। अच्छा, अब बच्चा मैंने ये बताया, ध्यान से सुनते रहिएगा, आर और डीएल के बीच का एंगल कितना है? थीटा। आर और डीएल के बीच का कितना एंगल है? थीटा। और वही एंगल यहाँ लिखा जाता है साइन थीटा। ठीक है। अच्छा, अब ये रहा डीएल और ये रहा आर। आर और डीबी के बीच का एंगल कितना होता है? ऑलवेज 90 डिग्री। बना दिया है यहाँ ऑलवेज 90 डिग्री, यहाँ बना देते हैं ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है। अब आर और डीएल के बीच का, आर और डीएल के बीच का एंगल यहाँ पता कर लें इस जगह पे। ये क्या है बच्चों? डीएल। ये क्या है बच्चों? आर। इसके बीच का एंगल पता कर लें, तो वो एंगल तो आप इससे निकाल पाओगे। देखिए, तभी आपको समझ में भी आएगा। देखिए बच्चा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। ये बच्चों कॉइल ऐसे हैं,
दिख रहा है? ये कॉइल बच्चों ऐसे है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे है। और आर किधर है बच्चों? ये आर है, क्योंकि ये एक्सिस जब ये ऐसे होगी तो ये क्या है बच्चों? आर तो ऐसे ही है ना, ये देखो आर ऐसे ही है ना, ये आर तो ऐसे ही जा रहा है ना नीचे की तरफ, देखो आर तो नीचे की तरफ ऐसे ही जा रहा है ना। ये क्या है बच्चों? डीएल। ये क्या है बच्चों? अभी मैंने कहा था ये इतना वायर क्या है? डीएल है। ये रहा आर। देखो बेटा हमेशा ये वायर है और ये आर है, ये वायर है और ये आर है। कॉइल के केस में ये देखो, कॉइल के केस में ये डीएल है, ये डीएल है, ये देखो इतना वायर डीएल है और ये है आर। देखो कितने डिग्री एंगल बनाएगा, ऐसे रख दे, खड़ा है इसके ऊपर, मतलब कितने डिग्री? 90 डिग्री। फिर से देखो, कंफ्यूज मत होइए। ये जो वायर है, ये जो डिस्टेंस आर है, ये आर मैंने ऐसे बनाया नीचे की तरफ, ये देखो ऐसे बनाया, ये नीचे की तरफ ऐसे बनाया, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है डीएल और इस आर के बीच का। तो बेटा डीएल जो है इसका और ये जो आर है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि डीएल के ऊपर हमेशा ही तो ये जो आर होगा ये ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तभी ना खींच पाए हो, तभी ना खींच पाए हो। अरे मैं कहूँ कि मुझसे आर खींचना है तो जाहिर सी बात है आर मेरे से क्या बनाएगा? परपेंडिकुलर। ये देखो कॉइल के केस में, देखो यहाँ पर, ये कॉइल के केस में यहाँ पर देखो ये रिंग है, रिंग के ऊपर जब कोई भी आप इस तरीके से लाइन को बनाते हो तो ये इसके ऊपर क्या होगी? परपेंडिकुलर ही तो होगी। मतलब ये मालूम चला कि यहाँ पर जो थीटा है बच्चों, यहाँ पर जो थीटा है, ये यहाँ पर जो थीटा, इसको हटा दें यहाँ से, हटा दें यहाँ से ताकि यहाँ लिख सकें। तो यहाँ पर बच्चों जो थीटा है वो कितना है? 90 डिग्री। किसके बीच का एंगल? आर और डीएल के बीच का, आर और डीएल के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ किसके बीच का एंगल है? आर और डीबी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। यहाँ से देख लीजिए आप, ये बात आपको क्लियर हो गई ना बेटा? ये देखो ये क्या है बताओ? ये क्या है? 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या है? अभी भी तो इसके ऊपर 90 बनाएगा। अब क्या है? 90 डिग्री। अब क्या है? 90 डिग्री। डीएल के ऊपर देखिए, इसके ऊपर तो हमेशा ये नॉर्मल ही रहेगा ना, हमेशा नॉर्मल ही रहेगा ना, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ, चाहे जैसे बनाओ, तो इसके साथ तो हमेशा नॉर्मल ही रहेगा ना। अच्छा, तो थीटा कितना बनाया? 90 डिग्री। किसके बीच का एंगल है? आर और डीएल के बीच का, ठीक है। इसको यहाँ से रफ कर दें। तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये क्या है? ये क्या है? ये है ए, और ये क्या है? आर। ए और आर के बीच का एंगल कितना है? ये है अल्फ़ा। अरे ये वाला ए है और ये वाला आर है, इसके बीच का एंगल क्या है? वो माना मैंने कितना है? अल्फ़ा, अल्फ़ा माना है, ठीक है। तो तीन चीज़ें हो गई। यहाँ पर किसके बीच का एंगल है? यहाँ पर किसके बीच का एंगल है? ए, यहाँ पर लिख देते साफ साफ, आर और डीएल के बीच का एंगल कितना है बच्चों? थीटा, जो कि 90 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, आर और डीबी के बीच का एंगल कितना होता है? ये है 90 डिग्री, ये है थीटा, सॉरी ये 90 डिग्री लिख देता हूँ मैं, 90 डिग्री लिख देता हूँ। अच्छा, ए और आर के बीच का एंगल कितना है? देखो तो ये इससे थोड़ा सा झुका हुआ है डायमीटर से, तो यहाँ पर ए और आर के बीच का, या यहाँ पर आर इंटू ए लिख दे, आर और ए के बीच का एंगल कितना है बच्चों? वो माना है मैंने अल्फ़ा, ये लेट किया है, ठीक है, ये लेट हो, ये तो आएगा। और आर और डीबी सर्कुलर के केस में देखो ये सर्कल है, मैंने कहा कि चलो यहाँ से आर बनाओ, तो जब आर बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे। देखो ये मैंने कहा आर है, तो बताओ कि ये जो डीएल बनाए हो बच्चों, ये जो डीएल बनाए हो यहाँ से यहाँ तक का जो डीएल लिए होगे, ये आर बाहर की तरफ बनाना, देखो इसके ऊपर नॉर्मल ही तो आएगा, इसीलिए थीटा लिखा हुआ है, इसीलिए 90 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। सर्कल बना करके उसके ऊपर जब नॉर्मल खींचोगे तो हमेशा 90 डिग्री आएगा, ठीक है। चलिए अब चलो, तो अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये जो आपने पी पॉइंट है यहीं से एक्सिस भी बना दो ज़रा, ये एक्सिस भी बना दो, यहाँ से यहाँ से एक्सिस बना दो, ठीक है, ये एक्सिस बना दी मैंने। अब इस डीएल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ये इस तरफ है, तो बताओ ये कितना एंगल है? अल्फ़ा। ये कितना बनेगा? 90। देख रहे हैं, ये तो थोड़ा कैलकुलेशन है बस, ये 90 डिग्री, यहाँ 90, ये अल्फ़ा। तो बताओ ये कितना हुआ बच्चों? ये कितना हुआ? ये हुआ ये है अल्फ़ा, ये है 90, तो क्या ये 90 माइनस का अल्फ़ा नहीं होगा? और बच्चों बताओ ये है एक्सिस, कौन सी एक्सिस है? प्लस का वाई एक्सिस, और ये क्या है? माइनस का वाई एक्सिस। तो क्या ये प्लस का वाई एक्सिस, अरे यार थोड़ा सा, ये वाली एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अरे 90 डिग्री, ये देखो ये कितना होगा? 90 डिग्री।
तो ये कितना है 90 माइनस थीटा, तो अगर 90 में से 90 माइनस थीटा घटाओगे तो ये कितना आएगा अल्फ़ा, अल्फ़ा। और ये वाला 90 तो तुमको पता ही है, लेक्चर को बार बार स्लो मोशन में सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये कितना है अल्फ़ा। तो बताओ इस 90 से ये वाला अल्फ़ा घटाओगे, इस 90 से ये वाला अल्फ़ा माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल निकल आएगा 90 माइनस का अल्फ़ा। बताओ 90 माइनस का अल्फ़ा आ जाएगा। अच्छा, अब बताओ कि ये वाला एंगल 90 माइनस का अल्फ़ा है, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके बीच का एंगल कितना आएगा 90। तो बताओ कि ये वाला एंगल कितना आएगा, जब 90 में से 90 माइनस का अल्फ़ा माइनस करोगे तो फिर ये अल्फ़ा आ जाएगा। ये 90 में से ये 90 माइनस अल्फ़ा जब इतना माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल कितना निकल के आ गया अल्फ़ा। मतलब जो एंगल यहाँ बना है वही एंगल यहाँ बना है, सीधी सी बात। इसका मतलब मैं यहाँ से साफ साफ बना दूँ, ये कॉइल, ये ठीक है, ये कॉइल बना दिया मैंने, ये कॉइल बना दिया, ये हो गई ए डिस्टेंस, ये हो गई सेंटर से ए डिस्टेंस, यहाँ से बना दिया ये पी पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ हुआ आई इंटू डी एल, क्योंकि इसमें करंट कितनी है आई है, ये आई करंट है, यहाँ पर ये करंट किधर है आई है, ठीक है आई करंट है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बाहर की तरफ है डी बी, यहाँ से एक्सिस बना दीजिए। तो बताइए ये वाला एंगल कितना है अल्फ़ा, ये है 90, तो ये वाला भी कितना होगा अल्फ़ा। ये डायरेक्टली किताब में लिखा होगा शायद अल्फ़ा, ठीक है। क्यों आया, कहाँ से आया, ये यहाँ से। इसको बार बार स्लो मोशन में सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए कि इसको यहाँ से रफ कर देना। अब देखिए कि ये जो dB है ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है वाई एक्सिस है। अब बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो इस dl की वजह से जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आई है, इस dl की वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली, इसके कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, दो। इस तरफ कौन सा जाएगा dB cos अल्फ़ा, और इसका साइन कंपोनेंट इस तरफ जाएगा dB sin अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर इसका भी dl सेक्शन कट करिए तो आई dl इसका भी हो गया। अब इस आई dl की वजह से जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे आप तो फर्दर ये इधर की तरफ ही जाएगा, किधर जाएगा, ये भी इस तरफ जाएगा, इसका भी dB कंपोनेंट इस तरफ जाएगा। ये भी यहाँ पर कितना बनाएगा इसके साथ में अल्फ़ा, तो यहाँ कितना बनेगा, ये भी कितना बनाएगा अल्फ़ा बनाएगा। अरे यार ये dl जैसे यहाँ लिया वैसे यहाँ लो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ भागेगी। तो इस dB के भी कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो कंपोनेंट, मतलब इस तरफ हो जाएगा dB cos, राइटिंग गड़बड़ है बेटा, cos अल्फ़ा, और नीचे की तरफ क्या जाएगा dB sin अल्फ़ा, ठीक है, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इन दोनों का x कंपोनेंट जुड़ जाएगा। अब dl जैसे यहाँ लिया इस तरीके से, देखो देखो ये देखो बच्चों, ये ठीक है, ये ऐसे है ऐसे है। तो जैसे आपने ये वाला dl लिया, ऐसे ये dl ये dl ये dl, हर dl की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जब आप निकालोगे तो बच्चों सबका वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना कॉइल ऊपर है उसका सबका साइन ऊपर जाएगा, जितना कॉइल नीचे है इसका सबका वर्टिकल कंपोनेंट साइन थीटा वाला नीचे जाएगा, ये तो कैंसिल आउट कर देंगे, और सबके कॉस आपस में जुड़ जाएंगे जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ठीक। तो इस जगह पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इस जगह पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी पी पॉइंट पर, तो सभी का कॉस कंपोनेंट जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा dB एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड dB cos अल्फ़ा, यही तो आएगा ना, ठीक है। अच्छा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर ये तो बात हो गई, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, Bx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर dB cos अल्फ़ा, यही तो है ना। अब बच्चों dB की वैल्यू कितनी होगी ये सोचने वाली बात है, तो कुछ नहीं है। एक बात बताओ, इस dl की वजह से यहाँ पर जो dB की वैल्यू आएगी वो तो यही लिखोगे ना आप, क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई
डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही ना लिखोगे बेटा? अरे यार डी एल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बायो-सेवर्ट लॉ के मुताबिक, बायो-सेवर्ट लॉ जब लगाओगे तो डी एल की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये तो यही लगाओगे। तो यहाँ पर डी बी की वैल्यू रख दो। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आई है वो हो जाएगी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, छोटी जगह है यार, यहाँ पर हो जाएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, हाँ यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस, या यहाँ पर लिख दे सिंस डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या आर स्क्वायर। क्यों बेटा? यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? आर, तो आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो इसको दे देता हूँ कुछ नहीं, इसको कुछ नहीं नाम देंगे, यहाँ पर उठा करके वैल्यू रखेंगे। अब एक बात बताओ कि यहाँ पर थीटा कितना आ रहा है? 90 डिग्री। डी एल और आर के बीच का कितना आ रहा? 90 डिग्री। अभी थोड़ी देर तक यही चीज़ समझाई थी मैंने। तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर डी बी की वैल्यू जो निकल करके आएगी उसमें ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। जगह छोटी है इसलिए डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसीलिए डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 हो जाएगा अपॉन कितना? आर स्क्वायर हो जाएगा। अरे समझे बात को? साइन थीटा जो है थीटा 90 डिग्री, तो साइन 91 हो जाएगा। अब डी बी की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये बन जाएगा यहाँ पर बी एक्स इज इक्वल टू बी एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, देखिए बेटा, ये बताइए कि यहाँ पर डी एल, यहाँ डी एल, यहाँ डी एल, यहाँ डी एल, यहाँ डी एल, हर जगह डी एल, तो डी एल डी एल डी एल डी एल कैसा बना रहे हैं? क्लोज लूप बना रहे हैं। अरे ये डी एल, 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 हर जगह डी एल क्लोज लूप बना रहे हैं, तो यहाँ हम क्लोज लूप लिख दें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका मतलब बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर लगा दोगे तो यहाँ सी नहीं लिखना पड़ेगा बस, इसीलिए ये मैंने गोल गोल बना दिया। यहाँ पर देखें डी एल डी एल डी एल डी एल कैसा बना रहे हैं? क्लोज लूप बना रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्लोज लगा दिया। या यहाँ पर 2 पाई आर भी आप लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 से 2 पाई आर लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 2 पाई आर, भाई 0 से शुरू होगा और पूरा कितना खत्म होगा? 2 पाई आर, तो यहाँ 0 से 2 पाई आर कर दो तब भी वही आएगा। या यहाँ पर सीधा सर्कल बना दो, यहाँ पर इसका मतलब क्लोज की बात है इसीलिए मैंने ये लगा दिया। इसको लगाने से फ़ायदा क्या है? सी नहीं लगाना पड़ेगा, उससे फिर बाउंड्री कंडीशन लगा करके सी की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्लोज लगा देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ रख दो, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और कितना हो जाएगा? आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू, बेटा ये वैल्यू जब यहाँ रखोगे तो क्या आएगा यहाँ पर? कॉस अल्फ़ा, यही तो आएगा। ठीक है, बस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है ये वाली, क्योंकि अल्फ़ा माना हुआ है, और दूसरा आर की वैल्यू, ये गलत नहीं है, मतलब इसकी और इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहले आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? ये तो एक्स है और ये ए है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आर की वैल्यू तो लो आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 1/2 हो गई बच्चों। ठीक है, अब बचा कॉस की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा। तो देखो बेटा ये अल्फ़ा इधर बना है तो इसलिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू भी लगा देते हैं। तो बेटा इसको मैं रफ़ कर दूँ ताकि कैलकुलेशन आगे कॉन्टीन्यूसली होती रहे, और इसको भी रफ़ कर दें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये हो गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस मतलब ए, ये देखो यहाँ से यहाँ डायमीटर कितनी है? ए, सॉरी रेडियस कितनी है? ए, बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब आर। तो बेटा ए इज इक्वल टू आर की कितनी वैल्यू निकाली है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, यही तो हो जाएगा ना। अरे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, आर की कितनी वैल्यू निकाली है? ये निकाली है, ये आर की वैल्यू यहाँ रख दो और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख दो, और आपका आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट, इंटीग्रेशन लगा दें, इंटीग्रेशन लगा दें,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? अच्छा आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो आर स्क्वायर है बेटा, तो डायरेक्टली हम इसको बस यही लिख दें, बेहतर है। आर स्क्वायर है तो डायरेक्टली यही लिख दें। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन आप आराम से कर लोगे, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कॉस अल्फ़ा की कितनी वैल्यू हो जाएगी? ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है, दिख रहा है? रुक जाओ, मैं सही से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए इसको रफ कर दें। अब देखिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो बी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये लिख सकते हो, इंटू कॉस अल्फ़ा की जगह क्या लिख सकते हो? ए अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब दिख रहा है कि नहीं? ओके, ठीक है बेटा। तो अब इसको रफ कर दें, इसका बस कैलकुलेशन करना है, बस आपको आंसर तो आ ही गया माशाल्लाह। देखो ध्यान से, देखिए अब यहाँ पर आ गया बी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर, यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन, ये देखो इसकी पावर 1 है, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब डायरेक्टली कर दिया यार, और यहाँ कितना आ गया? ए, जो कि ए लिखा हुआ है। तो इसमें देखो बेटा, जो ये कॉइल था, ये कॉइल जो भी आपने बनाई है यहाँ पर, देखो बेटा इसका ए क्या है? कांस्टेंट, फिक्स है, फिक्स लिख दें, कांस्टेंट लिख दें, फिक्स्ड है। अच्छा इसका जो पी पॉइंट है वो तुमने फिक्स कर दिया, तो मतलब एक्स फिक्स्ड है, बोलो एक्स फिक्स्ड है। अच्छा तो एक्स और ए फिक्स है, वेरी क्या कर रहा है? डी एल, देखो डी एल इतना, डी एल थोड़ा बड़ा भी ले सकते थे, डी एल उससे बड़ा, तो डी एल वेरी कर रहा है। ए फिक्स है, एक्स फिक्स है, तो मतलब ये टर्म फिक्स है, ये ए फिक्स है, आई मतलब इसमें करंट भी फिक्स है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये भी फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है, तो इन सारी वैल्यूओं को बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है ना। म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आई बाहर, ए बाहर, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर, तो बचा क्या भैया? 1 इंटू डी एल बचा, 1 इंटू डी एल बचा, अरे 1 इंटू डी एल बचा बच्चों। अब बताओ डी एल कितना बनेगा? 2 पाई आर बन जाएगा, ये तो पता होगा, पहले भी आप लोगों ने करा होगा इसको। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, और ये बन गया 2 पाई आर, मतलब ये सर्कल था, इसका रेडियस ए है अगर, अरे इसका रेडियस ए है तो 2 पाई ए हो जाएगा इसका सरकमफ्रेंस, तो डी एल जोड़ करके इसका सरकमफ्रेंस आ जाएगा ना, तो 2 पाई ए डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब फिर बस अब थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई, आगे लिख दिया, आई और ए का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब तो भाई टीचर भी शेयर हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ कैलकुलेशन है और उसमें भी कभी कभी टीचर्स फंस जाते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो बेटा आप भी कर सकते हो आराम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस शुरुआत में दिक्कत है, शुरुआत में आप थोड़ा सा उसको ध्यान से, अगर आपको टॉपिक ना समझ में आया तो आप एक बार स्लो मोशन में उसको सुनिए, फिर आपको इंशाल्लाह वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बेटा अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया जाए। ये क्या है बेटा? पाई लिखा है, पाई लिखा है, ठीक है, पाई। अच्छा तो बस, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो बेटा, अगर ये सर्कल है और इसका रेडियस ए हो, अगर ए हो, तो मैं पूछूँ इसका एरिया कितना होगा? तो पाई ए स्क्वायर, ये इसका एरिया बन जाएगा। तो अगर चाहो तो इसको एरिया भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी लास्ट में मैं लिखा देता हूँ उसका फार्मूला, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक फार्मूला,
बस ये फार्मूला हो गया, ठीक है। x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला आ गया। अब इसको यहाँ से आप कैंसिल कर दो, ना करो डजेंट मैटर। चलो कैंसिल करके भी अगर लिखना हो तो कहीं ये भी आपको दिखेगा तो भी आप इसको भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, याद रखना, म्यू नॉट बचेगा, ठीक है। 2 पाई से 4 पाई जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा, 2 बचेगा, i इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, i इंटू ए स्क्वायर, i इंटू ए स्क्वायर, i इंटू ए स्क्वायर, ये भी फॉर्म इसका मिल सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 मिल सकता है ना आपको। यहाँ पर देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 i अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया आपका। अच्छा अब ए क्या है बच्चों, रेडियस है, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉइल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉइल, और क्या बचा, I क्या है, I तो भैया करंट है बस, ठीक है, ये सब हो गया कांस्टेंट। अच्छा तो ये भी एक इसका फार्मूला बन गया, ठीक है, डायरेक्टली आप ये भी लगा सकते हो, 1 2 फार्मूला बन गया। एरिया वाला भी यहाँ से बना सकते हो आप, एरिया वाला भी बना सकते हो। तो एरिया वाला अगर बनाना हो तो उसके लिए आप यहाँ से बस ऐसे लिख सकते हो, बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब चाहे जितने फार्मूले आप बना लो, इसमें कोई ये मत सोचो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ से कैसे क्या कर रहे हैं कैलकुलेशन। देखो 2 पाई, 2 तो वैसे ही रहने दो, 2 ऐसे ही रहने दो, इंटू आई ऐसे ही रहने दो, आई ऐसे ही रहने दो, पाई और ए स्क्वायर को साथ में लिख दो बच्चा, पाई ए स्क्वायर को साथ में लिख दो, अपॉन यहाँ बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है, की पावर 3/2, ये बन गया। अच्छा तो बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स पाई ए स्क्वायर, ये एरिया बन जाएगा। तो आई इंटू ए क्या है बच्चों, एरिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये देखिए इसका ये फार्मूला बन गया आपका। ये किसके फॉर्म में है, एरिया के फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है, रेडियस के फॉर्म में है, ये किसके फॉर्म में है, रेडियस के फॉर्म में है, बस, ठीक है। तो चाहे जैसे आपकी इक्वेशंस लिखी हो वहाँ पर। एक बात यहाँ ध्यान रखो बच्चों कि जैसे ये है, ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से ध्यान देना बेटा। देखो ये इसमें करंट, देखिए आपकी करंट कुछ इस तरीके से दौड़ रही है, ये इसमें ये कुछ करंट इस तरीके से दौड़ रही है, करंट, मैं इसको सही कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है बच्चों। ये देखिए करंट इसमें कुछ इस तरीके से दौड़ रही है, ये इसका क्या है, एरिया है। देखो बेटा ये क्या है इसका, या मैं ऐसे कर लूँ, इसको थोड़ा सा, देखो बेटा ये क्या है, इसका एरिया। अभी आपने देखा कि इसकी वजह से जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बताइए 2 एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, किस एक्सिस की तरफ होगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, नेट मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस की तरफ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ होगा ना, क्योंकि यहाँ इसकी वजह, डीएल की वजह से जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाली तो उसके 2 कंपोनेंट बने, एक वाई वाला एक कॉस वाला। तो वाई वाले तो सब कैंसिल हो गए, कॉस वाला एक्स की डायरेक्शन में गया। तो इस पूरे रिंग की वजह से, इस पूरे कॉइल की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो सिर्फ किसकी तरफ आई, एक्स डायरेक्शन में, मतलब इसके परपेंडिकुलर कह सकते हो ना भाई। वाई वाला कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स वाला तो बचा, ये इसका प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट बिल्कुल ऐसा ही तो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट गया तो हमारे पास एक रूल बन गया मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, कॉइल की वजह से। फिर से सुनो, मैंने कहा ये कॉइल है, इस कॉइल की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल रहे हो उसके 2 कंपोनेंट बने थे, एक वाई एक कॉस, सॉरी एक वाई डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में। वाई वाले कैंसिल हो गए क्योंकि इस रिंग का हाफ ऊपर वाला और हाफ नीचे वाला, दोनों वाई, ये वाला हाफ ऊपर वाई बना रहा, ये वाला हाफ मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ वाई डायरेक्शन बना रहा, तो वो दोनों तो साइन वाले टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है। इस कॉइल का ऊपर वाला जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। फिर से सुनिए मेरी बात को, मैंने कहा कि इस कॉइल का जो ऊपर वाला पार्ट है वो
जब मैग्नेटिक फील्ड बनाता है तो एक एक्स डायरेक्शन बनाता है dB cos थीटा, ऊपर की तरफ बनाता है dB sin थीटा। जो नीचे वाला पार्ट है ये वाला भी मैग्नेटिक फील्ड जब बनाता है तो उसके दो कंपोनेंट बनाता है, एक कॉस जो कि एक्स एक्सिस की तरफ, एक साइन जो वाई एक्सिस की तरफ। तो साइन वाले कैंसिल होकर के सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलती है। तो मैंने कहा कि अगर एक्स में मिलती है तो देखो इसका मतलब ये है कि इसका जो ये वाला सरफेस जो आप देख रहे हो इसके परपेंडिकुलर है, एक्स इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने कहा अगर परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक तरीका हमने सीख लिया, वो ये है कि ये पंजे को करंट की डायरेक्शन में मोड़िए। देखिए अंगूठा करंट की डायरेक्शन में बना दिया। इसीलिए ये रूल पढ़ाया जाता है कि ये करंट है, ये करंट है, ये अगर ऐसे करंट की डायरेक्शन में गोल गोल ऐसे हाथ को मोड़ लीजिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है स्ट्रेट। जबकि आपको पता है कि हर सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ तिरछा आ रही है, मगर उसके दो कंपोनेंट बन रहे हैं, वो कैंसिल आउट होकर के सिर्फ एक्स वाली मिल रही है। तो ये देखो डायरेक्शन हमने निकालने का सिर्फ आसान सा रूल ढूंढ लिया, कर्ल करिए डायरेक्शन की, करंट की डायरेक्शन में पंजे को कर्ल करिए और ये अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगा। ठीक है, ये देखिए ये करंट की डायरेक्शन में बता देगा इसको। तो वही चीज़ है कि करंट की डायरेक्शन आपको, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको निकालना आ गया कि आपको क्या करना है। जब कॉइल वाला केस आए तो आपको क्या करना है कि पंजे को करंट की डायरेक्शन में पूरा कर्ल कर देना है, तो अंगूठा जो है होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता देगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जो ये एरिया होगा, इसका जो प्लेन एरिया है इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्यों, देखो ये इसका एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड इसके सरफेस पर क्या जाएगी, मतलब इसके एरिया पर क्या होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब परपेंडिकुलर है। देखिए सरफेस एरिया ऐसा और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ से ये बात भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है किसके, एरिया के। ठीक है, अच्छा अब आइए इसमें थोड़ी सी बातें और देख लें, बस उसके बाद लेक्चर समाप्त। देखिए अब मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया है वो आया है, इसमें एक चीज़ हम नोट करके ये दिला दें, नोट ध्यान रखिएगा इसमें नोट करके कि वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वैल्यू of magnetic field at the center of the coil, at the center of the coil, यही है ना। चलिए अभी आपने क्या देखा यहाँ पर, तो बी एक्स इज इक्वल टू देखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो 2i और ए की जगह क्या लिख सकते हो वापस पाई ए स्क्वायर, भैया आराम से बदल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो देखा। अच्छा बच्चों, ये रही आपके पास कॉइल और ये था इसका एक्स पॉइंट, याद रखिए ये था इसका एक्स पॉइंट यहाँ पर, ये इसका था ए। अच्छा ये बताइए कि अगर ये पी पॉइंट इसके सेंटर पर ही आ जाए तो ये एक्स कितना हो जाएगा, ये पी पॉइंट यहाँ आ जाए तो एक्स कितना हो जाएगा, सेंटर पर एक्स 0 हो जाएगा। अगर एक्स 0 हो जाएगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं एट द सेंटर, एट द सेंटर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर सेंटर की बात करोगे तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेडियस है। तो यहाँ बी एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, सेंटर पर लिख देना, बी एक्स किस पर, सेंटर पर, क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं 2i इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी x की जगह पे 0 रख दीजिए, प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हो। ये सब यहाँ से रफ कर दें इसको, देखिए तो यहाँ हो जाएगा बी एक्स सेंटर पर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और यहाँ हो जाएगा 2i इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बना, कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना, डायरेक्शन क्या होगी, एक्स की ही डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होगी, एक्स की ही डायरेक्शन होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चलो इसको थोड़ा काटना पीटना शुरू करते हैं। तो यहाँ से 4 पाई से, अरे यार
बच्चों कैलकुलेशन है बेटा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 तो 2 बचा और पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2, यहाँ कितना बचा आई इंटू यहाँ कितना बचा a का स्क्वायर और यहाँ कितना बचा a की पावर 3, यही तो बचा ना, ये कैंसिल आउट कर दो तो कितना बचा बी एक्स इज इक्वल टू सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आई, सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। ठीक है, और ये क्या है मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम या मैक्सिमम, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ x ज़्यादा है, x ज़्यादा है मतलब x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और x जैसे जैसे छोटा होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा, तो x 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा ना, तो मतलब ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। अच्छा, क्या यहाँ पर ये सबसे मिनिमम वैल्यू है? नहीं, क्योंकि x की और वैल्यू जा सकती है ना, तो ये और छोटा हो जाएगा, इसलिए इसको हम मिनिमम वैल्यू नहीं कह सकते, मगर इसको मैक्सिमम कह सकते हैं। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम है। एक चीज़ आप बताओ, ये रहा आपके पास वायर और इसके मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, फार्मूला बताइए क्या था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए, याद करिए। और मैंने आपसे कहा था वहाँ पर भी लेक्चर में भी कि एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर निकल करके आता है, एक वायर की वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आता है वो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए होता है, मगर एक कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए होता है। बताइए बताइए, इससे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, बहुत एक की पॉइंट है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये वायर है आपके पास, ये भी एक लंबा सा ऐसा वायर है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये डिस्टेंस होती a, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होती म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए, यही तो है ना। और इसी वायर को अगर हम एक सर्कल बना दें यहाँ पर, ये देखो सर्कल बना दें, इसकी भी रेडियस कितनी ले लें? a, अरे यार इसकी रेडियस भी कितनी ले लें बच्चों? a रेडियस ले लें अगर इसकी, तो इसी के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है वो म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन ए हो जाती है। अब बताओ ज़्यादा इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो ज़्यादा कौन है? कॉइल वाली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बना रहा सेंटर पे, जबकि एक वायर मैग्नेटिक फील्ड कम बना रहा। देखो यहाँ 2 पाई, पाई नीचे ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कम आएगा। क्या कहना चाहता हूँ अभी आपको समझाता हूँ मैं। कहना ये चाहता हूँ कि आपके पास ये एक वायर है और इससे कहा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए आया यहाँ पर, और मैंने कहा इसी को मोड़ दो, इसी को सर्कल बना दो, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछे उससे उतनी ही दूरी पर, तो म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई ए हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। मतलब एक स्ट्रेट वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कम मिल रही है तो उसको कैसा बना दो? सर्कल बना दो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि एक स्ट्रेट वायर अगर किसी लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड कम देता है तो अगर उसको सर्कल कर दो तो उसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हैं ना, कंपेयर कर लीजिए आप इसको। इसी वायर को अगर सर्कल कर मोड़ दोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। देखो डिस्टेंस वही रखना है, डिस्टेंस वही है दोनों में, करंट वही रखो, बस यहाँ पर स्ट्रेट वायर होगा तो वहाँ पर 2 पाई आ जाएगा। देखो ना, इसी को आप सर्कल बना दो, यहाँ से इसी को आप सर्कल बना दो, यहीं से तो सर्कल बनाओगे। ये देखो यहीं से सर्कल बना दो इसको, ये देखो वायर तो यहाँ जाएगा ना, देखो वायर तो यहाँ जाएगा ना, वायर तो यहाँ जाएगा ना, वायर तो अभी भी इसी पर नहीं है। अरे मतलब ये जो पॉइंट P है, जो पॉइंट, ये अभी भी तो वायर पर नहीं है ना। जब ये स्ट्रेट वायर था तब भी ये P पॉइंट वायर पर नहीं है, और जब इसको सर्कल बना दिया तब भी ये P पॉइंट वायर पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वायर पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, पहले बता रखा है। लेक्चर डिटेल से देखिए, स्टार्टिंग के सारे लेक्चर देखिए आप लोग। चलिए, तो यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला होता है। और अब ये सेंटर पर हो गया, x दूरी पर हो गया। इस पे दोनों पे न्यूमेरिकल्स आएंगे खूब सारे, इंशाल्लाह ध्यान में रखिएगा। और एरिया पे भी आ सकता है, किसी कॉइल का एरिया दिया और मैग्नेटिक फील्ड x दूरी पर पूछ रहे, करंट दिया है, तो एरिया वाला फार्मूला आप लोग लगा लीजिएगा इसी में। ठीक है, अच्छा अब इसका ग्राफ प्लॉट कर ले जरा सा। अच्छा, अब आपको एक बात भी समझ में आ गया होगा कि कर्ल वाला रूल क्यों पढ़ाया जाता है। कर्ल वाला रूल क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि एरिया के क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी कॉइल की वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड के 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक साइन वाला है कॉस वाला। साइन वाले कैंसिल हो जाते हैं, कॉस वाले आपस में ऐड हो जाते हैं, जो कि एक कॉइल के बिल्कुल स्ट्रेट आता है। तो एक रूल पढ़ लिया गया कि भाई कर्ल, मतलब अपने पंजे को ऐसा कर्ल कर लो, ये अंगूठा जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देगा, दैट्स ऑल। ठीक है, अच्छा
तो अब मैंने कहा कि चलो ये आपके पास एक कॉइल बना देता हूँ। ये एक कॉइल है, इसको आप यहाँ से ऐसा बना दीजिए, ये ऐसा, ठीक है। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम, पता है। और यहाँ पर जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज़ करेगी। जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। बी कम होगा, ठीक है, कम होता जाएगा, ऐसा लिख दें, होता जाएगा, ऐसा लिख दें। अच्छा, कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर यहाँ बताइए क्या होगा? तो फिर वही चीज़ होगा कि सेंटर पर मैक्सिमम, इधर जाओगे तो फिर मिनिमम होगा। तो यहाँ पर फिर ऐसे जाओगे, इधर भी जाओगे तो मिनिमम ही मिलेगा आपको, मिनिमम ही मिलेगा। भैया ये हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, और शायद ये राइटिंग आपको समझ में ना आए, तो इसके लिए सॉरी। चलो अब चलो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। बच्चों अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका सिखाया ना। अच्छा एक बात बताओ, ये रही करंट, 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 क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अब तो ये ऐसे बना ना, ये देखिए मैं यहाँ पर लेके बैठा हूँ जुगाड़ आपका। देखिए ये देखिए, ये करंट किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। तो पंजे को किधर मोड़ना है? इन द डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। अब पूरा ये कर्ल रूल पढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट आती ना ऐसे, तो इसीलिए एक रूल बना दिया कि भाई ये ऐसा कर्ल कर लो, तो ये देखो अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बता देगा कि बाहर की तरफ होगी, ठीक है। अच्छा अब अगर इसकी डायरेक्शन को हम पलट दें, सपोज करिएगा, अब इसको मैं रख दूं क्योंकि इसको बार बार खोल करके उसको सही करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ ऐसा, ये अब मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दी, ये ऐसे कर दी, ये ऐसे कर दी बच्चों। अब बताइए करंट की डायरेक्शन ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? ये देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? बाहर की तरफ। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? अंदर की तरफ, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने ऐसा पढ़ा है कि ये एक मैग्नेट है आपके पास, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अच्छा ये बताइए, नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ध्यान दीजिए, और साउथ में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? इंटर करती है। ये बात ध्यान में देखिए, सुनिएगा, ठीक है। अरे देख रहे हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा निकलेगी और साउथ से मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ जाएगी। अच्छा एक बात यहाँ पर और देख लीजिए, इसको मैं अगर एक्सिस बना दूँ, इसको अगर मैं एक्सिस बना देता हूँ, यहाँ पर एक्सिस बना देता हूँ, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ सपोज Q, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ P, तो बताओ कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? बाहर की तरफ। जब नॉर्थ यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? बाहर की तरफ। अच्छा Q पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी किधर जा रही है? अरे देखो ना, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, ये देखो इधर और इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। पहले तो ये ध्यान दो, इसमें दो बातें छुपी हैं, मैं फिर से क्लियर करता हूँ इस बात को, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, पहले ध्यान से सुनिए। देखिए मैं जो समझाना चाहता हूँ पहले आपको, देखिए पहले तो इसका क्लियर कर देता हूँ कॉन्सेप्ट। ये आपके पास ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आप बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किधर से निकलती हैं? नॉर्थ से निकलती हैं। और किधर इंटर करती हैं? इंटर किधर से करती हैं? हमेशा नॉर्थ से निकलेंगे तो साउथ में इंटर करेंगे, ये तो है। अच्छा यहाँ बताओ कि नॉर्थ से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, निकलती है, अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है, अभी मैंने बताया आपको लेक्चर के दौरान। अब आप बताइए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में पंजे को मोड़ो तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर बता रहा? बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बता रहा। मैग्नेटिक फील्ड बाहर कौन निकालता है? नॉर्थ पोल। इसका मतलब ये बन जाएगा आपका नॉर्थ पोल। बताइए बच्चों, ये बन जाएगा कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। ये बन जाएगा क्या? नॉर्थ पोल। ये देखिए ऐसा, देखिए ना, ये नॉर्थ पोल बन गया आपका। देखिए नॉर्थ पोल, क्यों यहाँ से देखिए ना, इससे कंपेयर करिए, नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है। अच्छा अभी आपने क्या पढ़ा कि अंगूठा ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो ये करंट अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो मैंने इसको इसकी तरफ अगर मोड़ दिया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बता रही है? बाहर की तरफ। मतलब ये नॉर्थ पोल है, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, मतलब निकल रही है, मतलब ये कौन सा पोल हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। ऐसा बन गया ये। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, अंगूठा इसकी तरफ इशारा करेगा, मतलब अंदर की तरफ जा रहा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा। अब यहाँ बताओ करंट की डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है, तो पंजे को किधर मोड़ना है? इस तरफ ऐसे। तो अंगूठा किधर जा रहा? अंदर की तरफ जा रहा। तो अगर अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा तो बताओ ये कौन सा पोल होना चाहिए? देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जिधर अंदर जाता है वो कौन सा पोल बनता है? साउथ। तो ये कौन सा पोल बनना चाहिए बच्चों? साउथ पोल बनना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, देखो ये
और ये बना दिया इसकी डायरेक्शन, देखो ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन बना दिया, ये ऐसी डायरेक्शन है इसको ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। तो थोड़ा इसको जो है ये ऐसे बना दिया, ये देखिए ऐसे बना दिया इसको। तो ये कौन सा पोल बन गया? साउथ पोल बन गया, ठीक है। ये कौन सा पोल बन गया? साउथ पोल आपका बन गया, ठीक है। तो ये नॉर्थ और ये कौन सा बन गया? साउथ पोल बन गया, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी सबसे बात इसी में एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। ये मैंने एक्सिस बनाई, ठीक है, इसी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इस पॉइंट पर ये पॉइंट P है और इस पॉइंट पर ये पॉइंट Q है। बच्चों मुझे बताइए कि ये नॉर्थ के बगल में, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस P पॉइंट को अगर बात करूँ, ठीक है, अरे इसको P पॉइंट को मान लो यहाँ ले लो यार, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बाहर बनाए कि ताकि आप सबको समझ में आ जाए। यहाँ Q है तो मतलब यहाँ Q कर लो। बताओ कि यहाँ पर P में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, अरे ये बाहर की तरफ है, मतलब इस तरफ है, इधर पकड़ लीजिए, माइनस का एक्स एक्सिस पकड़ लीजिए, जो भी लेना है आपको, इस तरफ पकड़ लीजिए। Q की तरफ, Q के पास मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वो भी इधर ही है, देखो अंदर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन, तो इधर भी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब कि नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड को निकालता है और साउथ में जाता है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेम होती है। ये देखो, ये देखो, मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम डायरेक्शन में है, ये होता है। अच्छा, मैंने कहा कि चलो इसको पलट के देख लो, मैंने कहा इसको पलट के देख लो, यहाँ पर देखो, तो मैंने कहा कि देखो इसको पलट के देख लो, ये देखो, ये कौन सा पोल बन गया? साउथ। ये क्या बन गया? नॉर्थ। फिर यहाँ से एक्सिस बनाओ, अब नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है, अरे बताओ भैया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है, साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है, बताओ बेटा, है ना, यहाँ पर ये अंदर की तरफ जाती है। अब बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? बाहर की तरफ, अरे इस तरफ है, तो बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है? बाहर की तरफ, मतलब P और Q पे देखिए ज़रा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक ही डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड देखो एक ही डायरेक्शन में है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से यहाँ पर आ रही तब भी बाहर की तरफ है, और साउथ से यहाँ पर पूछे मैग्नेटिक फील्ड तो भी इसकी तरफ है, मतलब ये डायरेक्शन और इस डायरेक्शन को ध्यान में रखिएगा। अरे यार, इस डायरेक्शन को, इस पर जो ये वाली डायरेक्शन है और यहाँ पर जो ये वाली डायरेक्शन है, इस पर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बात समझ में आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हमेशा होगी, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में होगी। तो मैंने ये कहा कि मान लीजिए ये आपके पास एक कॉइल है, ठीक है, और इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पर, ये, ठीक है, ये कॉइल है, इसमें ये ऐसा बना है, ये ऐसा। तो मैंने कहा कि बताओ कि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम आएगी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अगर मैं इसमें करंट ऊपर, इसमें ऐसा, इसमें इधर बना दूँ, देखो ये इसी तरीके से बना ना, ये ऐसा इसी डायरेक्शन बना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देखो, पहले यहाँ नॉर्थ है कि साउथ है? ये देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो किधर बनेगी? बाहर की तरफ। अरे देखो ना बेटा, ये कर्ल किया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर की तरफ बनेगा? इस तरफ इसकी डायरेक्शन जाएगी, इस तरफ, डायरेक्शन इस तरफ जाएगी। अच्छा, तो ये बताओ कि अगर, तो यहाँ पर ये बताओ कि ये वाला पोल कौन सा बना, नॉर्थ या साउथ? तो आंसर है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही है, मतलब ये नॉर्थ पोल है। अच्छा, इसी कॉइल को पीछे से मैं देख रहा हूँ, तो बताओ ये कौन सा पोल है? देखो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे मोड़नी है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगी, मतलब ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। तो मालूम ये भी चला कि एक सिंगल कॉइल एक तरफ से देखने पर नॉर्थ, तो दूसरी तरफ से देखने पर साउथ की तरीके से बिहेव करती है। तो इसकी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बाहर की तरफ, देखो करंट की डायरेक्शन में पंजे को रखिए, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। तो मैंने ये कहा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी बच्चों, यहाँ पर अगर बाहर की तरफ है तो इधर भी किधर होगी? अंदर की तरफ होगी, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो इसको इसलिए बताया कि जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होने के कारण जो ग्राफ बनेगा वो भी सेम डायरेक्शन में ही बनेगा, वो सेम डायरेक्शन में बनेगा। मतलब ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये समझ में? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम है, देखो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर भी मैक्सिमम होगा। बाकी इधर जाओगे तो धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होगा, इधर जाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा? कम होता जाएगा, बस बात खत्म। अच्छा, अब मैंने कहा कि चलो ये ऐसे आप देख रहे हो, हमने इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो करा दी होती, मतलब ये तो फर्स्ट केस हो गया। अच्छा, इसका सेकंड केस क्या है बच्चों कि अगर इसमें ये ऐसे बनता, ये कॉइल ही होती,
ठीक है। और इसमें करंट जो ऐसे फ्लो कराई है, अगर ये ऐसे फ्लो करा देते बच्चों, ऐसे फ्लो करा देते इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाता, देखो बेटा, तो हो ये जाता कि इधर वाला नॉर्थ बन जाता। भाई इसको मैं अब चेंज नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, इसको बार बार खोलना पड़ेगा। अगर इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देते तो बताओ, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, जब ये वाला पोल नॉर्थ है, जब ये वाला पोल नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है। अगर इसको चेंज कर दोगे आप, मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन अगर आप ऐसे मोड़ दोगे, यहाँ पर ऐसे मोड़ दोगे यहाँ पर, तो बस कुछ नहीं होगा। यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो इस तरफ है, यहाँ पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और ऐसे हो जाएगी। मतलब डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, करंट के चेंज करने पर। अपोजिट का मतलब ये दोनों अपोजिट नहीं, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ही अपोजिट हो गई। तो यहाँ पर जो ग्राफ बन सकता है वो किस तरफ बनेगा, ए नीचे की तरफ अपोजिट कर दोगे, मतलब ये ऐसे, ये ऐसे, सॉरी, ये ऐसे, ये ऐसे, बस। तो ये किस तरफ है, माइनस का वाई की तरफ, ये किधर है, प्लस का वाई की तरफ। अब मैंने पूछा, सॉरी, ये वाला, ये इसमें ये वाला किधर है, प्लस का वाई की तरफ, ये किधर है, माइनस का वाई की तरफ। क्यों, क्योंकि आपसे सीधा सीधा सवाल कह सकता है कि अगर भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये कॉइल है, इसमें करंट मान लीजिए कौन सा वाइज है बच्चा, ये कौन सा वाइज है, ये करंट कौन सा वाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ बना हुआ है। और अगर इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे बनेगा। इसका और कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। और बच्चों यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इसका और कोई ग्राफ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका शेप ऐसा ही रहेगा जैसा शेप आप देख रहे हैं, ये ऐसा या ऐसा, ठीक है। मगर अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि सर ये बताइए कि क्या ऐसा पॉसिबल है ग्राफ, मतलब क्या इसका ग्राफ ऐसा पॉसिबल है और क्या इसका ग्राफ ऐसा पॉसिबल है, क्या इसका ग्राफ ऐसा पॉसिबल है और क्या इसका ग्राफ ऐसा पॉसिबल है, ऐसा, ये ऐसा, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। तो आंसर है ये भी ग्राफ बिल्कुल सही है, ये भी ग्राफ बिल्कुल सही है, ये ग्राफ भी बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे सर ये वाला ग्राफ कैसे सही हो गया, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पर जो कॉइल रखी हुई है ये किस एक्सिस के अलॉन्ग रखी हुई है, वाई और सॉरी प्लस का वाई और माइनस का वाई एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कॉइल रखा हुआ है। ये देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है कॉइल, तो एक्स एक्सिस पर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, ये देखिए, और इधर भी एक्स एक्सिस पर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, ये वाली, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ग्राफ नीचे ही बनेगा, मगर फिर वही काम होगा कि एक्स एक्सिस पर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी और इधर अगर माइनस एक्स पे जाते हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। मगर ये बताइए क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉइल अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख दोगे, आप देख लीजिए ध्यान से, अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख दोगे, ये माइनस का एक्स है और ये प्लस का एक्स है। बच्चों अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रख दोगे इसको यहाँ पर, तो अब बताइए वाई एक्सिस पर जैसे जैसे जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, माइनस वाई एक्सिस पे जैसे जैसे जाओगे कम होगी और सेंटर पर मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब ये ठीक है। और फिर मैंने कहा कि अगर इसी में करंट की डायरेक्शन अगर पलट दोगे आप, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन अगर आप पलट दोगे तो बताइए क्या होगा, ये देखिए, मतलब ये वाला जो ग्राफ इधर बना हुआ है वही ग्राफ की डायरेक्शन ए अपोजिट आ जाती है, ये देखिए। तो ये कॉइल किस एक्सिस में रखी है, एक्स एक्सिस में रखी है, तो वाई पे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, वाई पे जाने पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी और सेंटर पर मैक्सिमम होगा, ठीक है, सेंटर पर मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि कॉइल किस एक्सिस के अलॉन्ग रखी है। अब आप ऐसे मत बोल दीजिएगा कि हमारे सर ने खाली बताया है, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि हमारे सर ने ये बताया है कि भाई इसका या तो केवल ये वाला ग्राफ पॉसिबल है या इसका ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, ठीक है। ये ऐसा मत बोल दीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कॉइल है
जो कॉइल है बच्चों, जो कॉइल है वो वाई एक्सिस पर रखी है बच्चों, वाई एक्सिस पर रखी है, ठीक है। ठीक है, वाई एक्सिस पर रखी है, ठीक है। तो इसमें अपोजिट क्यों हुआ? मान लो इसमें करंट, मान लो इसमें क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज करंट है, तो इसमें नीचे क्यों बनाया? इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर दी, एंटी क्लॉकवाइज कर दी, ठीक है। इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसमें पलट दिया गया। अच्छा, अब मान लो वही कॉइल जो वाई एक्सिस पे रखी हुई है, अगर वही एक्स एक्सिस पे रखी हो, अगर एक्स एक्सिस पे रखी हो, मतलब ये ऐसे रखी हो कॉइल, ये ऐसे रखी हो बच्चों, और इसमें करंट की डायरेक्शन देखो, ये करंट की डायरेक्शन ये देखो ऐसे है ना, ऐसे है ना, ये देखो ऐसे, ये देखिए ऐसे, तो मतलब कि देखो ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर इस एक्सिस में जाओगे, यहाँ पर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, इधर जाओगे तो कम होगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ आपका ए कैसा बनेगा बच्चों? मान लीजिए ये ग्राफ आपने बनाया ए ऐसा, ए ऐसा, ये ऐसा, ठीक है बच्चों। और अगर इसी में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कर दें, फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज कर दें, यहाँ पर ये इसी एक्सिस के अलॉन्ग रखी है, मगर इसमें सॉरी यहाँ पर किस एक्सिस के अलॉन्ग है? ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर क्लॉकवाइज कर दें, क्लॉकवाइज कर दें इसको आप, ये एंटी क्लॉकवाइज है और इधर हम क्लॉकवाइज कर दें, मान लो इधर 12 लिख दें, इधर 6 लिख देते हैं, क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो अगर ये क्लॉकवाइज बन जाएगा, तो अगर ये क्लॉकवाइज बन जाएगा मतलब करंट की डायरेक्शन अगर आप पलट दोगे तो फिर वही चीज़, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड तो मैक्सिमम ही आएगी, मतलब ये यहाँ मैक्सिमम आएगी, और वाई एक्सिस पर जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम मिलती जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे, ये तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल है और ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है बच्चों, ये ऐसे, ये ठीक है। तो ये बात ध्यान में आप लोग रखिएगा इसको, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसके चारों ग्राफ इस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने कहा ये आपके पास ये कॉइल रखी है, इसमें करंट की ये डायरेक्शन है, तो आपने इसको ऐसे लिया, ठीक है। फिर मैंने कहा यही कॉइल है, किस एक्सिस पे रखी हुई है बच्चों? यहाँ पर बताओ, वाई एक्सिस पे रखी हुई है। तो इसमें करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो मैं करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दूं तो ये ऐसे, ठीक है ग्राफ। अच्छा, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ये देखो कॉइल ऐसे रखी हुई है, ये देखो इस डायरेक्शन में, तो मैंने कहा कि इधर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम, इधर कम, तो इसका मतलब कि ये देखिए ये भी ग्राफ सही है, ठीक है। देख रहे हो ये क्या बना रहा हूँ मैं, ये वही ग्राफ बना रहा हूँ जो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है। और अगर इसी में करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दो, मतलब अपोजिट का मतलब कि ये कॉइल किस एक्सिस पर रखी है? एक्स पे। ये कॉइल किस एक्सिस पर रखी है? एक्स पे, ठीक है। तो इसमें अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दोगे बच्चों, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इधर मैक्सिमम है वो इधर की तरफ मैक्सिमम हो जाएगी। ये देखो ये ऐसे, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे ग्राफ क्या हैं आपके? सही हैं, ठीक है। कभी भी बनेगा ग्राफ ऐसा ही बनेगा इसका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अब बेटा इसका कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया हो तो अगला लेक्चर आप देखिएगा और उसमें फिर न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व करेंगे। थैंक यू अगेन।